नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय सिरोही में समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं आपको यहाँ के बीए थर्ड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट सेकंड में मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए आदर्श प्रारूप आइडियल टाइप के बारे में चर्चा करूंगी। मैक्स वेबर के समय में जर्मनी में इस प्रकार के विद्वानों एक कट्टर संप्रदाय विकसित हो गया था जो इस बात पर विश्वास करता था कि सामाजिक घटनाओं पर प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुसार अध्ययन नहीं किया जा सकता। वे विद्वान सामाजिक क्षेत्र में व्याख्या व स्पष्टीकरण को मूलतः ऐतिहासिक मानते थे। इस संबंध में मैक्स वेबर का मत था कि तर्कसंगत रीति से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक उन घटनाओं को पहले से ही समानता के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में विभक्त नहीं किया जाता। ऐसा करने के लिए हमें अध्ययन के लिए कुछ आदर्श प्रारूप की घटनाएं मिल जाएंगी जिससे संरचना में बुनियादी पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो। मैक्स वेबर ने पुनर्निर्माण के इस कार्य में अपने आदर्श प्रारूप के सिद्धांत को विकसित किया। मैक्स वेबर प्रारंभ से ही इस बात पर बल देते आए कि जब समाजशास्त्री सामाजिक अध्ययन कर रहे हों तो उन्हें अध्ययन के संबंध में उपकल्पना का निर्माण करना होगा और उपकल्पना के निर्माण के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। वे कहते हैं कि आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि इसकी वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचारपूर्वक चुनाव तथा सम्मेलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। अन्य शब्दों में मैक्स वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का तात्पर्य कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना। मैक्स वेबर ने अध्ययन में आदर्श शब्द का जो प्रयोग किया उसमें कोई भी संबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन से नहीं है। रेमंड एरा ने भी वेबर की आदर्श प्रारूप की व्याख्या विधि शास्त्र के संदर्भ में की। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है। सब मिलाकर आदर्श प्रारूप उन सभी अवधारणाओं का जोड़ है जिनका निर्माण विशेष विशुद्ध रूप के अनुसंधान के उद्देश्य से करते हैं। मैक्स वेबर ने जब विश्व के 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया तब उन्होंने आदर्श प्रारूप का प्रयोग किया। विश्व के धर्मों का अध्ययन आदर्श प्रारूप की विधि ही रही। साथ ही उनका यह मानना कि जब आदर्श शब्द का प्रयोग करें तो इसका इस अर्थ में प्रयोग नहीं कि इसके चुनाव या निर्माण में किसी आदर्श विचार, अनुमान या पद्धति का अनुसरण किया गया है। यह आदर्श इस अर्थ में है कि यह एक विशिष्ट श्रेणी या टाइप है जो इस प्रकार की संपूर्ण घटना, व्यवहार या क्रिया की वास्तविकता को व्यक्त करता है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप के कुछ केंद्रीय और महत्वपूर्ण लक्षणों का विवरण किया है। वे इस प्रकार हैं। पहला, आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना आवश्यक नहीं है। आदर्श प्रारूप में मैक्स वेबर जिन लक्षणों को स्पष्ट करते हैं यह आवश्यक नहीं कि वास्तविक घटनाओं में ये लक्षण उसी तरह मिले। हो सकता है कि आदर्श प्रारूप के कुछ लक्षण वास्तविक घटनाओं में मिले भी और न भी।
उदाहरण के लिए पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप को यदि लें तो इसके कुछ लक्षण अमेरिका या भारत में साकार रूप से दिखाई दें, व शायद कुछ लक्षण इनमें न भी मिलें। दूसरा, आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है। वेबर कहते हैं कि जिस समस्या के समाधान हेतु आदर्श प्रारूप बनाया जाता है, विवेकपूर्ण ढंग से उसका एक खाका या मानचित्र आदर्श प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म के आधार व पूंजीवाद की आत्मा पर वेबर ने आदर्श प्रारूप बनाया। भारत में हिंदू धर्म में ऐसे आधार नहीं थे जो पूंजीवाद को जन्म देते, लेकिन आज भारत में पूंजीवाद व धर्म की अवधारणाओं में बहुत अंतर आ गया। आदर्श प्रारूप तो विवेकपूर्ण कार्यकरण पर बनता है, जबकि यथार्थ निरंतर बदलता रहता है। ऐसी अवस्था में आदर्श प्रारूप का मुख्य आधार विवेक होता है। फिर नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप का संबंध नैतिक रूप से किसी आदर्श से नहीं होता। वेबर कहते हैं कि बोलचाल में आदर्श का तात्पर्य हम अनुकरणीय से लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी आदर्श पुरुष थे, तो उससे हमारा तात्पर्य यही है कि वे हमारे लिए अनुकरणीय हैं, जबकि आदर्श प्रारूप में इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ आदर्श से तात्पर्य किसी तर्क के अंतिम छोर से है। नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप में मूल्य नहीं होते। आदर्श प्रारूप को इसलिए आदर्श कहते हैं क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता के मूल्य उपस्थित होते हैं। जब हम हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप बनाते हैं तो ये केवल एक सांस्कृतिक संस्था का अध्ययन मात्र है। इसमें अच्छे, बुरे या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जैसे मूल्यों का समावेश नहीं होता है। आदर्श प्रारूप उपकल्पनात्मक होते हैं। एक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी कल्पनात्मक प्रकृति बताया है। आदर्श प्रारूप वास्तविकता या यथार्थ नहीं है। कोजर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप का संबंध उन दशाओं से होता है जो अध्ययन की जाने वाली घटनाओं को उभार कर रखती हैं। नेक्स्ट, आदर्श प्रारूप न तो सत्य होता है और न ही झूठ। कहीं पर भी वेबर ने यह नहीं कहा कि आदर्श प्रारूप के लक्ष्य ज्ञान बोध से जुड़े होते हैं। आदर्श प्रारूप का निर्माण अध्ययन के लिए इसलिए किया जाता है कि बिना किसी अस्पष्टता के शोध प्रणाली के माध्यम से जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सच्चाई यह है कि आदर्श प्रारूप का मूल केवल इसी में है कि इसका अनुसंधान में प्रभावोत्पादकता कितनी है। यदि अनुसंधान में कोई आदर्श प्रारूप सहायक नहीं है तो अध्ययन करने वाला दूसरा आदर्श प्रारूप बना लेगा। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो आदर्श प्रारूप न तो सही है और न ही झूठ। नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप का संबंध विज्ञान अवधारणा से जुड़ा है। आदर्श प्रारूप कहाँ तक उपयोगी है, कहाँ तक नहीं, इसका संबंध विज्ञान की अवधारणा से जुड़ा है। यदि विज्ञान का उद्देश्य कभी समाप्त नहीं होने वाले अनुसंधान से है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि शोधकर्ता जिन अवधारणाओं को काम में लेता है वे अवधारणाएं भी निरंतर रूप से पीछे छूट जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि उसमें प्रयुक्त आदर्श प्रारूप में भी अनिवार्य रूप से बदलाव आना चाहिए। नेक्स्ट है, यह भी संभव है कि एक ही घटना के अध्ययन के लिए अलग आदर्श प्रारूप बनाए जाएं। अनेक बार यह कहा जाता है कि अनुसंधान में अंतिम लक्ष्य यह होता है कि घटना के संपूर्ण पहलुओं का सही तरह से अध्ययन करें। वह ऐसी स्थिति में एक ही आदर्श प्रारूप का
निर्माण करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि घटना को समझने के लिए जितने आदर्श प्रारूप बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे समाजशास्त्री ईसाई धर्म को जानने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण करे, तो इसमें एक आदर्श प्रारूप ईसाई धर्म को एक जातीय अवधारणा मानकर, तो दूसरा प्रारूप मध्यकालीन ईसाई धर्म पर प्रभाव, तीसरा कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट धर्म के स्वरूपों पर आदर्श प्रारूप का निर्माण करें। इसलिए अनुसंधानकर्ता के किसी भी घटना के बारे में जितने विचार हों उतने ही आदर्श प्रारूप बना सकता है। आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। कुछ समाज वैज्ञानिक आदर्श प्रारूप का विरोध इसलिए करते हैं कि वे ये मानते हैं कि आदर्श प्रारूप में लेश मात्र भी यथार्थता नहीं होती, ये तो केवल उपकल्पनाओं का गठजोड़ होता है। उपकल्पना यानी कल्पनाएं, इसलिए वह उसे यथार्थ नहीं मान रहे। लेकिन वेबर कहते हैं कि आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। वेबर ने भी अधिकारी तंत्र और सत्ता का अध्ययन करने के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण किया है। वह आज वेबर की मृत्यु के इतने वर्षों पश्चात भी उन्हीं का अध्ययन हम करते हैं। आदर्श प्रारूप की अवधारणा को विकसित करने में मैक्स वेबर ने कोई नवीन वस्तु समाज विज्ञानों में दी हो, ऐसा दावा नहीं किया। उन्होंने केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा उसे अधिक स्पष्ट व यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें कि तार्किक आधार पर मानव क्रियाओं के कारण सक्रिय संबंधों का यथार्थ व व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर उसका विश्लेषण व व्याख्या हो सके। वेबर ने तो आदर्श प्रारूप को अध्ययन की सुस्पष्ट व्याख्या के लिए विकसित किया। वैज्ञानिक पद्धति की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण निरूपण संभव नहीं है। अंत में यह कहा गया कि आदर्श प्रारूप वस्तुनिष्ठ की संभावना व कारण के सिद्धांत की आधारशिला है। मैक्स द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की अवधारणा की बौद्धिक जगत में आलोचना भी खूब हुई। वह इस अवधारणा को मनगढ़ंत, कृत्रिम व ज्ञान की दृष्टि से अनुपयोगी भी बताया गया। लेकिन वास्तव में मैक्स वेबर का दिया गया यह आदर्श प्रारूप कई अध्ययनों में काम में लिया जाता रहा है। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप को इस तरह से हमें बताया कि ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने हर अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप अर्थात उपकल्पना अवधारणा के आधार पर अध्ययन किया। इनकी आलोचना करते हुए जब कहा गया है कि वेबर के आदर्श प्रारूप की अवधारणा की ये इस तरह से आलोचना की गई कि इस तरह से तो समाजशास्त्र में सार्वभौमिक नियमों का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक आदर्श प्रारूप में अपनी अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्वों को सम्मिलित करता रहेगा। दूसरी आलोचना यह की गई कि इसका प्रयोग केवल तुलनात्मक अध्ययनों के लिए ही हो सकता है, क्योंकि आदर्श प्रारूप के आधार पर हम किसी वास्तविक घटना और आदर्श प्रारूप के बीच पाई जाने वाली समानता एवं भिन्नता ही ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी तीसरी आलोचना करते हुए कहा गया कि यदि सभी घटनाओं का अध्ययन आदर्श प्रारूप के आधार पर करें तो अनुभवों पर आधारित अध्ययनों का क्या महत्व रह जाएगा। इस तरह से इनकी सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। धन्यवाद।